हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल सेवन स्टोरी वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पर आपको मिलेगी बहुत मजेदार कहानियां, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें है। इस उपन्यास दिए गए सभी नाम, पात्र, व्यवसाय, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित है, इसलिए इसे गंभीरता से न ले। यह कहानी रीबर्थ ऑफ मिलियनेयर हस्बैंड बहुत मजेदार होने वाली है, तो शुरू करते हैं। जब से वह दफ्तर में दाखिल हुई थी, तब से लेकर अब तक यह पहली बार था जब ज्योति ने सच्ची मुस्कान दिखाई। आरव अग्रवाल ने हल्के से मुस्कुराया और आगे कोई जवाब नहीं देते हुए सिर हिलाया। और अनाया शाहू ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहा, मिस युवान। नहीं, मुझे लगता है कि मुझे अब आपको मंत्री युवान कहना चाहिए। मंत्री युवान, इरेनस्नो के पास अभी तक कोई ब्रांड विभाग नहीं है और हमने आपको आने के लिए कहा क्योंकि हम एक स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए आप वर्तमान में एकमात्र कमांडर है। विभागीय कर्मियों के संबंध में आप टीम बनाने की योजना कैसे बनाती है? क्या हमें खुली भर्ती शुरू करने के लिए मानव संसाधन विभाग की आवश्यकता है? अगर हम अभी खुली भर्ती करते हैं तो हमें या तो कुछ पुराने लोग मिलेंगे या कुछ नए लोग, जिनमें से कोई भी विभाग के प्रारंभिक कार्य के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए अभी के लिए खुली भर्ती में देरी की जा सकती है, ज्योति ने कहा। आपका क्या मतलब है? अनाया शाहू ने हैरान होकर पूछा। यह सरल है। लोगों को लुभाओ, पोच। मेरा विश्वास करो, मैं एक मजबूत कोर टीम को लुभा सकती हूं, ज्योति ने आत्मविश्वास और गर्व से कहा। 1 और आधे घंटे बाद ज्योति ने कार्यालय छोड़ दिया और इरेनस्नो को छोड़ दिया। जहां तक अनुबंध की बात है, उस पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए थे। उसने कहा कि उसे कोई जल्दी नहीं है और वह कल अपना बायोडाटा और ब्रांड विभाग विकास योजना जमा करने के बाद उस पर हस्ताक्षर करेगी। ज्योति के जाने के बाद कार्यालय में अनाया शाहू ने अपनी चिंता व्यक्त की। लाओ ये, क्या इस उद्योग का शीर्ष स्तरीय उच्च वेतन थोड़ा ज्यादा नहीं है? हालांकि हमें उस थोड़े से पैसे की परवाह नहीं है, लेकिन वह पहले एक कंपनी के ब्रांड विभाग में सिर्फ एक डिप्टी मैनेजर थी। उसे ब्रांड विभाग का प्रभार सौंपना हमारे लिए पहले से ही काफी साहसी कदम है। आखिरकार वह अभी 30 साल की भी नहीं हुई है और उसका कार्य अनुभव सिर्फ कुछ ही साल का है। जैसा कि उसने कहा, हमने उसका बायोडाटा भी नहीं देखा है और हम उसे उद्योग में सर्वोच्च स्तर का उच्च वेतन दे रहे हैं। अनाया शाहू ने भी सिकोड़ते हुए कहा। क्या तुम फिर से कहना चाहते हो कि एक नवधनाढ़े की तरह हूं? आरव अग्रवाल मुस्कुराए। तुम पहले भी कह चुके हो कि तुम एक नवधनाढ़े हो, अनाया शाहू ने कहा। आरव अग्रवाल बिना किसी टिप्पणी के चंचलता से मुस्कुराए। क्या तुम्हें यह ज्योति नहीं मिली? बकवास बंद करो। हालांकि मैंने उसे ढूंढ लिया, लेकिन उसके बारे में मेरी समझ वीबो तक ही सीमित है। जहां तक उसकी योग्यता की बात है, तो यह देखना बाकी है कि क्या वह वैसी ही है जैसी मैंने कल्पना की थी। और तुम, क्या तुम थोड़े आवेगी नहीं थे? तुमने एक संक्षिप्त बातचीत के आधार पर उसे ब्रांड विभाग सौंपने का फैसला किया, उसे उद्योग में सबसे उच्च वेतन देने की बात तो दूर। सच में, अगर यह बात बाहर आ गई तो नवधनाढ़े नाम और भी मजबूत हो जाएगा, अनाया शाहू ने कहा। कार्य अनुभव वास्तव में एक महत्वपूर्ण संदर्भ सूचक है, यहां तक कि एक अपरिहार्य भी। लेकिन मत भूलिए, ब्रांड विभाग के प्रमुख की भूमिका के लिए अनुभव से ज्यादा सोच महत्वपूर्ण है। अगर हम सिर्फ अनुभव के आधार पर लोगों की तलाश कर रहे होते, तो हम सिर्फ हेडहंटिंग कंपनियों से संपर्क कर सकते थे। हेडहंटिंग कंपनियां हमें बड़ी संख्या में लोग ढूंढ सकती थीं, लेकिन वे वही नहीं है जो मैं चाहता हूं। अनुभव सिर्फ औसत दर्जे की गारंटी दे सकता है, जबकि सोच अक्सर निर्णायक कारक बन जाती है। आरव अग्रवाल अब बेपरवाह नहीं रहे। उन्होंने गंभीरता से कहा, अनुभवी लोग समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन उन्नत सोच वाले लोग चीजों को बदल सकते हैं। अभी ब्रांड निर्माण के मुद्दे को छोड़कर आइए सिर्फ संकटकालीन जनसंपर्क के बारे में बात करते हैं। अनुभवाधारित वे जो उत्तर देते हैं, वह जनमत संकट को हल करना और नकारात्मक भावना को दबाना है। जबकि सोचाधारित वे जो उत्तर देते हैं, वह नकारात्मक को सकारात्मक में बदलना, नुकसान को लाभ में बदलना होगा। दोनों के बीच यही अंतर है। क्या आपको इतना यकीन है कि ज्योति वही सोच वाला व्यक्ति है जिसका आपने उल्लेख किया है? सिर्फ इस छोटी सी बातचीत के जरिए अनाया शाहू ने पूछा। पक्का? बेशक,
मुझे पक्का यकीन है, अपने पिछले जीवन में ज्योति दशकों तक उनके साथ रही थी। जनसंपर्क और ब्रांड निर्माण के मामले में उन्हें एक बार भारत में प्रथम व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया गया था। ज्योति द्वारा बनाए गए कई मामले पाठ्यपुस्तक स्तर के थे और ब्रांड निर्माण और जनसंपर्क में उन्होंने जो सोच दिखाई वह अक्सर बड़े पर्दे पर अपरिहार्य थी। जब अनगिनत कंपनियों ने प्रासंगिक प्रशिक्षण आयोजित किया, आप एक स्थान को देखकर पूरे तेंदुए का अंदाजा लगा सकते हैं और एक पत्ते को देखकर शरद ऋतु को जान सकते हैं। आपने मुझे वीबो पर सबसे मजबूत मुंह वाली तोप होने के बारे में जो बताया, उसके आधार पर और उसने अभी जो दिखाया, मुझे लगता है कि मैंने गलत अनुमान नहीं लगाया है। एक कदम पीछे हटते हुए, भले ही मैंने उसके व्यक्तित्व के साथ गलत अनुमान लगाया हो, अगर उसका बाद का प्रदर्शन इस वेतन से मेल नहीं खाता है, तो क्या आपको लगता है कि वह रहेगी? आरव अग्रवाल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। भले ही आपने जो कुछ भी कहा है वह सच हो, उद्योग के शीर्ष स्तरीय वार्षिक वेतन से शुरू करते हुए मुझे अभी भी लगता है कि यह अनुचित है। यह पैसे के बारे में नहीं है, यह बस ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। अनाया शाहू ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, तो आप कल उससे बात कर सकती है और कह सकती है कि हमने अपना मन बदल लिया है और वार्षिक वेतन को फिर से समायोजित करने की आवश्यकता है। आरव अग्रवाल ने आधे गंभीरता से आधे मजाक में कहा। तो आपने अपनी बात से पलट चुके हैं और अब आप चाहते हैं कि मैं खलनायक बन जाऊं? ऐ ना, अगर इस तरह से अपनी बात से मुकरना बाहर आ गया तो भविष्य में इरेन स्नो का क्या होगा? आप और मेरा क्या होगा? क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन आपकी प्रतिष्ठा इतनी खराब नहीं है? अनाया शाहू ने उसकी ओर आंखें घुमाईं। आरव अग्रवाल आगे बढ़े और उसकी सुगंधित बाह को थपथपाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने कहा, वह हमें सरप्राइज देगी। जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि उसे उद्योग का शीर्ष स्तरीय वार्षिक वेतन देना सही विकल्प है। मैं और क्या कह सकती हूं, यह जानते हुए कि गिरा हुआ पानी वापस नहीं मिल सकता। अनाया शाहू असहाय होकर उसे डांट ही सकती थी। आरव अग्रवाल मुस्कुराए। अचानक एक शरारती मुस्कान दिखाई दी और उन्होंने विषय बदल दिया। आप कभी कभी उसके सामने सचिन नेगी के लिए एक अच्छा शब्द कह सकते हैं। आरव अग्रवाल को यह कहते हुए सुनकर अनाया शाहू क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गईं। क्या आप अभी भी उसे सचिन नेगी के साथ सेट करना चाहते हैं? क्या यह अच्छा नहीं है? मुझे उच्चस्तरीय रिश्तों से कोई आपत्ति नहीं है, आरव अग्रवाल ने कहा। क्या आपको लगता है कि वह सचिन नेगी को देखेगी? चलो, पागल होने के अलावा वह और सचिन नेगी दो समानांतर रेखाओं पर रहने वाले लोग हैं। वे कैसे एक दूसरे को काट सकते हैं और कोई आग लगा सकते हैं? अनाया शाहू ने खारिज करते हुए कहा। आरव अग्रवाल ने अपने मुंह के कोने को चंचलता से ऊपर उठाया। अपने पिछले जीवन में उन्हें विश्वास नहीं था कि सचिन नेगी और ज्योति पहले एक साथ हो सकते हैं, लेकिन अंत में दोनों अनगिनत लोगों की नजर में एक आदर्श जोड़ी बन गए। बाद में आरव अग्रवाल ने एक बार ज्योति से पूछा कि उसने उस समय सचिन नेगी को क्यों चुना। ज्योति ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, क्योंकि वह शांत है। इस उत्तर ने तुरंत आरव अग्रवाल के चेहरे की मांसपेशियों को झकझोर दिया। सौभाग्य से, ज्योति ने बाद में जोड़ा, वह मुझे चिंता मुक्त कर सकता है। तुम्हारे उस भाव का क्या मतलब है? आरव अग्रवाल के मुंह के थोड़े चकित चंचल ऊपर की ओर मुड़े हुए भाव को देखकर अनाया शाहू खुद को पूछने से रोक नहीं पाईं। कुछ नहीं। मुझे लगता है कि वे काफी मेल खाते हैं और शायद एक मौका है, आरव अग्रवाल ने कहा। हालांकि अनाया शाहू ने उसे तिरस्कार से देखा। तुम महिलाओं को नहीं समझते। तुम्हें समझना ही काफी है। मुझे दूसरी महिलाओं को समझने की जरूरत नहीं है, आरव अग्रवाल ने बिना किसी चेतावनी के यह कहा। क्या यह बकवास पिकअप लाइन इससे भी बकवास हो सकती है? अनाया शाहू ने चंचल लहजे में कहा, लेकिन उस पल उसकी आंखों में गुप्त प्रसन्नता और मिठास भरी हुई थी। ठीक है, आपको अपने बॉस की तरह काम करना चाहिए। मुझे भी व्यस्त रहना है। जहां तक ज्योति और सचिन नेगी को सेट करने के आपके विचार की बात है, मुझे लगता है कि हमें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ है कि सचिन नेगी ने एक नया सनस्क्रीन विकसित किया है, इसलिए उन्हें निश्चित रूप से बातचीत करने के बहुत सारे अवसर मिलेंगे, अनाया शाहू ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, तो मैं पहले जाऊंगा। आरव अग्रवाल इत्मीनान से और स्वतंत्र रूप से कार्यालय से बाहर चले गए।
लेकिन उन्होंने सीधे इरेनस्नो को नहीं छोड़ा। इसके बजाय वे आरएफडी प्रयोगशाला की ओर चले गए। वह मूल रूप से सचिन नेगी से फिर से बात करना चाहते थे, लेकिन प्रयोगशाला में बांझ सूट पहने उस आदमी को देखकर, कुछ डेटा शीट को घूरते हुए, आरव अग्रवाल को पता था कि वह फिर से अपनी जुनूनी अवस्था में प्रवेश कर गया है। लैब से बाहर निकाले गए टीम के सदस्यों को यह कहते हुए सुनने के बाद कि वह 30 मिनट से उस मुद्रा में था, आरव अग्रवाल केवल पीछे मुड़ सकता था और एक असहाय व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जा सकता था। इस अवस्था में सचिन नेगी ने कभी किसी को भी उसे परेशान नहीं करने दिया। हालांकि आरव अग्रवाल एकमात्र अपवाद थे। आरव अग्रवाल के संचित अनुभव के आधार पर, भले ही वह उन्हें अब पालें, वे केवल अनुपस्थित मन से ओह और ओह के साथ जवाब देंगे। इसलिए आरव अग्रवाल बोरियत की तलाश करने के लिए बहुत तालसी थे। कंपनी के बाहर, जब आरव अग्रवाल अपनी मर्सिडीज बेंज जी क्लास में चढ़े, विक्रम चौहान ने तुरंत उन्हें एक नक्शा दिया जो उन्होंने तैयार किया था। प्रेसिडेंट, मैंने जिस क्षेत्र की परिक्रमा की है, मुझे लगता है कि वह प्रशिक्षण आधार स्थापित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। उसने नक्शा लिया। आरव अग्रवाल ने उस पर नजर डाली। उसने तुरंत कहा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। चूंकि यह एक उजाड़ क्षेत्र है, यहां की भूमि अभी भी सरकार के हाथों में होनी चाहिए। मैं बाद में इस पर अनुवर्ती कार्रवाई करूंगा। आपको कितना क्षेत्र चाहिए? क्षेत्र पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहें। जितना बड़ा क्षेत्र होगा, उतना अच्छा होगा। विक्रम चौहान ने एक पल सोचा और कहा, तो मैं जितना संभव हो सके उतना पाने की पूरी कोशिश करूंगा। आरव अग्रवाल ने कहा, ठीक है। ओ, वैसे प्रेसिडेंट, मेरी योजना पहले कुछ साथियों को यहां लाने की है। आखिरकार, अगर मैं अकेला हूं, तो बेस के लिए बुनियादी ढांचे की योजना बनाना आसान नहीं है। विक्रम चौहान ने कहा, आप इन चीजों को अपने हिसाब से संभाल सकते हैं। मैं बाद में बेस निर्माण के लिए फंड के रूप में आपके बैंक खाते में 50 मिलियन ट्रांसफर करूंगा। आप इसे खुद ही मैनेज और ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा, अपने साथियों को खोजने के लिए होने वाले दैनिक खर्च को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। आरव अग्रवाल ने कहा, प्रेसिडेंट, क्या यह 30 मिलियन नहीं था? यह 50 मिलियन कैसे हो गया? विक्रम चौहान ने थोड़ा हैरान होकर पूछा। क्या पिछली बार उन्होंने मिलियन नहीं कहा था? अभी के लिए रख लो। अगर बाद में पैसे कम पड़े, तो यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। आरव अग्रवाल ने कहा। ऐसा कहने के बाद, जैसे कि उसे कुछ सूझा हो, उसने आगे कहा, अच्छा, वैसे जब से तुमने वहां बेस चुनने का फैसला किया है, तुम आगे बढ़ना शुरू कर सकते हो। सबसे पहले खरपतवार आदि को साफ करने के लिए एक निर्माण दल ढूंढो और काम शुरू करने से पहले पूरी तैयारी करो। इस तरह तुम कुछ समय भी बचा सकते हो और तुम सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीधे निर्माण शुरू कर सकते हो। ठीक है। कार के अंदर आरव अग्रवाल ने अब कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपना फोन निकाला और भूमि और संसाधन ब्यूरो के नेता को फोन किया। पिछली बार जब उसने इरेनस्नो प्रोडक्शन पार्क बनाने के लिए हुआंगपू जिले में भूमि अधिग्रहित की थी, तब से आरव अग्रवाल के पास अभी भी नवगर भूमि और संसाधन ब्यूरो के संबंधित नेताओं के फोन नंबर उसके फोन में सहेजे हुए थे। विनम्र अभिवादन के साथ भूमि अधिग्रहण करने का इरादा व्यक्त करने के बाद, फोन के दूसरे छोर पर मौजूद संबंधित नेता ने उसे जरा भी नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की और सीधे कहा कि वह व्यक्तिगत बैठक के लिए कार्यालय में उसका इंतजार करेगा। जहां तक उस पक्ष के इतने उत्साही होने का सवाल है, तो इसका कारण यह था कि वर्तमान इरेनस्नो एक ऐसा उद्यम बन गया था जिसे नवगर नेतृत्व टीम ने बहुत महत्व दिया था। इसलिए कई नवगर आधिकारिक विभागों की नज़र में आरव अग्रवाल का नाम स्पष्ट रूप से एक निश्चित वजन रखता था। इसके अलावा यह तथ्य कि आरव अग्रवाल का पूर्व नवगर मास्टर, पुराने सचिव झांग और वर्तमान सचिव यांग के साथ एक असामान्य संबंध था, धीरे धीरे सर्कल के भीतर निजी तौर पर भी फैल गया था। मर्सिडीज बेंज जी क्लास पर आरव अग्रवाल, जिन्होंने शुरू में सुवर्णा विहार लौटने की योजना बनाई थी, ने कॉल के बाद अपना रास्ता बदल दिया और सीधे नवगर भूमि और संसाधन ब्यूरो चले गए। भूमि ब्यूरो के कई संबंधित नेताओं के साथ भूमि अधिग्रहण पर चर्चा करने के बाद, जब उन्हें पता चला कि आरव अग्रवाल का लक्ष्य उजाड़ क्षेत्र था, तो नेताओं को कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। बड़े नेता की मंजूरी के साथ जो कुछ बचा था, वह प्रक्रियाओं से गुजरना था और खुद को परेशान करने के लिए स्वतंत्र और आलसी होने के लिए
आरव अग्रवाल ने बस विक्रम चौहान को अनुवर्ती प्रक्रियाओं को सौंप दिया। लगातार कई दिन वह बाहर जाने के बिना सुवर्णा विहार में रहा और एक गृहपति बन गया। सापेक्ष अवकाश में इन कुछ दिनों के दौरान उन्होंने एक नोटबुक पर कई नाम भी सूचीबद्ध किए। हालांकि फोकस अभी भी सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर था। अपने पिछले जीवन की यादों के आधार पर उन्होंने एक एक करके उन राक्षसों को सूचीबद्ध किया जो अपने पिछले जीवन में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। कुछ इस समय भी कॉलेज में थे, कुछ लोग अभी भी अज्ञात थे और इस समय छोटी कंपनियों में काम कर रहे थे। कुछ लोग इस समय पहले से ही कुछ बड़ी कंपनियों में खुद को स्थापित कर चुके थे। भविष्य में लोगों को खोजना शुरू करने के लिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सूची को छांटने के अलावा उन्होंने अपनी पिछली जिंदगी की प्रक्रिया को अपनी यादों में फिर से जांच की। इस प्रकार उन्होंने अगली विकास योजना को अंतिम रूप दिया। कई दिन पलक झपकते ही बीत गए। उन्होंने इरेनसनो के मामलों में शामिल होने से पूरी तरह से परहेज किया और ज्योति के नेतृत्व में इरेनसनो द्वारा एक ब्रांड विभाग स्थापित करने का मामला भी बिना किसी हलचल के गुजर गया। आखिरकार अनाया शाहू इतनी मूर्ख नहीं होंगी कि सार्वजनिक रूप से इस तथ्य की घोषणा करे कि ज्योति को उद्योग में सबसे अधिक वार्षिक वेतन की पेशकश की गई थी और ज्योति निश्चित रूप से खुद को प्रचारित और दिखावा नहीं करेगी। हालांकि यह खबर कि ज्योति की योजना के तहत इरेनसनो फ्लोलेस क्रीम के बाद एक सनस्क्रीन लॉन्च करने वाली थी, ने एक बार फिर ऑनलाइन गर्म चर्चाओं को जन्म दिया। इस दिन हाफ माउंटेन के विकास अधिकारों की नीलामी चुपचाप आ गई। हालांकि आरव अग्रवाल ने रोनित नायर के फोन पर भाग लेने के सुझाव को भी अस्वीकार कर दिया। वह अपनी मर्सिडीज बेंज जी क्लास को अकेले ही कैनलॉन गेम कंपनी में ले गया। पिछली बार अधिग्रहण पूरा हुए कई महीने हो चुके थे। इस अवधि के दौरान वह कभी वहां नहीं गया था, जैसे कि वह भूल गया हो। हेलो, आप किसे ढूंढ रहे हैं? जैसे ही आरव अग्रवाल अंदर आया, उसे तुरंत फ्रंट डेस्क ने रोक दिया। खैर, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि जब आरव अग्रवाल पिछली बार अधिग्रहण शुरू करने के लिए कैनलॉन गेम कंपनी में आया था, तो उन 7 लोगों को छोड़कर जो न केवल आर&डी टीम के सदस्य थे बल्कि शेयरधारक भी थे, बाकी सभी कर्मचारी चले गए थे क्योंकि उन्हें भुगतान नहीं मिल पाया था। हालांकि इससे पहले कि आरव अग्रवाल कुछ बोल पाते, फ्रंट डेस्क ने अचानक उसे पहचान लिया। आह, क्या आप इरेनसनो से प्रेसिडेंट ये है? जब से फ्लोलेस क्रीम पहली बार सामने आई और उससे पूछताछ की गई, तब से पता चला कि इस नए ब्रांड इरेनसनो का सीईओ 20 साल का एक युवा था। फिर फ्लोलेस क्रीम ने पूरे बाजार पर एकाधिकार कर लिया और पैसे कमाने वाली मशीन बन गई, जिसके बाद ब्लैक हिस्ट्री स्कैंडल हुआ। डाइन पर आरव अग्रवाल का सेल्फ नैरेटिव शॉर्ट वीडियो पूरे नेटवर्क में फैल गया और कुछ दिनों पहले उन्हें एक सेमीकंडक्टर कंपनी के साथ 700 मिलियन अधिग्रहण के कारण एक नवनाढ़े के विषय के साथ एक बार फिर हॉट सर्च लिस्ट में सबसे ऊपर धकेल दिया गया। निसंदेह इन सब ने आरव अग्रवाल को पहले ही इंटरनेट सेलिब्रिटी बना दिया था। न केवल उनके पिछले कामों का पूरी तरह से खुलासा किया गया, बल्कि उनकी शक्ल भी व्यापक रूप से जानी गई। इसलिए जब फ्रंट डेस्क ने आवाज लगाई, क्या आप इरेनसनो से राष्ट्रपति ये है, वह तुरंत दंग रह गई। क्या यह व्यक्ति उनकी कैनलॉन गेम कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए यहां है? हाँ, यह मैं हूं। दूसरे पक्ष के आश्चर्य के बीच आरव अग्रवाल ने थोड़ा मुस्कुराया। आप यहां हैं? फ्रंट डेस्क की बात पूरी होने से पहले आर&डी सदस्यों में से एक, जो एक शेयरधारक भी था, अंदर से बाहर चला गया। आरव अग्रवाल को देखकर उसने लगभग उसे किसी और के लिए गलत समझा। अरे प्रेसिडेंट, ये आप यहां हैं। हमने आज सुबह ही इस बारे में बात की थी और हमें नहीं पता था कि आप हमारी कंपनी के बारे में भूल गए हैं। सुरेंद्र अभी भी सोच रहा था कि क्या उसे आपको कॉल करना चाहिए। चलो, सुरेंद्र और उसके साथी सभी कोर आर&डी लैब में है। चलो पहले वहां चलते हैं। ठीक है, चलो। आरव अग्रवाल औपचारिकता पर खड़े नहीं हुए और मुस्कुराते हुए उनकी ओर चले गए और वह फ्रंट डेस्क असमंजस की स्थिति में रह गया। क्या हो रहा है? कंपनी के अंदर दर्जनों वर्ग मीटर में फैली सामुदायिक आर&डी लैब में सुरेंद्र, प्रेसिडेंट ये यहां है। जैसे ही वह मुख्य आर&डी लैब में दाखिल हुए, उस आर&डी टीम के सदस्य ने तुरंत जोर से चिल्लाया। अगले ही पल टीम लीडर सुरेंद्र ही नहीं, टीम के अन्य 5 सदस्य भी एक साथ उछल पड़े, क्योंकि उनके लिए आरव अग्रवाल किसी दूसरे माता पिता से कम नहीं थे। अगर आरव अग्रवाल न होते, तो कैनलॉन गेम कंपनी पहले ही बिखर चुकी होती।
अगर आरव अग्रवाल न होते तो उनका पुनर्जन्म, जिसमें उन्होंने अपना दिल और आत्मा डाल दी थी और जिस पर उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था, बहुत पहले ही विकास बंद कर चुका होता। अगर आरव अग्रवाल न होते तो शायद अब तक सभी लोग बिखर चुके होते। प्रेसिडेंट जी, मुझे लगा कि आप हमारी कंपनी के बारे में भूल गए हैं। सुरेंद्र ने उत्साह से आगे कदम बढ़ाया। हालांकि वह मूल प्रमुख शेयरधारक से 4% हिस्सेदारी वाले एक छोटे शेयरधारक में बदल गया था, लेकिन सुरेंद्र को केवल कोई मनोवैज्ञानिक अंतर नहीं था, बल्कि वह बहुत अधिक आराम और सहज महसूस कर रहा था। आखिरकार, जब वह प्रमुख शेयरधारक थे, तो उन पर बहुत अधिक दबाव था। अतिरिक्त निधि बहुत चर्चा के बाद इसे हासिल करने में करोड़ों खर्च हुए। मैं कैसे भूल सकता हूं? आरव अग्रवाल ने दिल खोलकर हंसा। फिर वह गंभीर हो गया। पुनर्जन्म वास्तव में आपकी कड़ी मेहनत है, लेकिन यह मेरी आशा भी है। मैं वास्तव में उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब पुनर्जन्म पूरे भारत में छा जाएगा। राष्ट्रपति, हमें यह विश्वास है। हम आपके अधिग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हालांकि वर्तमान बाजार में मोबाइल गेम का बोलबाला है, लेकिन हमारा दृढ़ विश्वास है कि एक बार पुनर्जन्म पीसी गेम रिलीज होने के बाद यह निश्चित रूप से अनगिनत खिलाड़ियों को पीसी गेमिंग की ओर आकर्षित करेगा और पुनर्जन्म की वजह से पीसी गेम का शानदार युग एक बार फिर से शुरू होगा। सुरेंद्र ने निश्चितता के साथ सिर हिलाया। ठीक है, तो अब विकास किस चरण में है? आरव अग्रवाल ने पूछा। 50% प्रगति। जब आपने इसे हासिल किया था तब की तुलना में 10% की वृद्धि। हालांकि केवल 3 या 4 महीने ही बीते थे, लेकिन प्रगति पहले की तुलना में केवल 10% अधिक थी। लेकिन सुरेंद्र बिल्कुल भी असहज नहीं था, क्योंकि इस तरह की प्रगति उद्योग में पहले से ही बहुत तेज थी। बेशक, यह गति भी पैसे जलाने पर आधारित थी। आरव अग्रवाल ने पहले जो फंड डाला था, उसमें कंपनी के परिचालन व्यय को छोड़कर 15 मिलियन मूल रूप से जल गए थे। इसीलिए अभी कोर मेंबर ने कहा। सुरेंद्र इस बारे में बड़बड़ा रहा था कि राष्ट्रपति ये को फोन किया जाए या नहीं। इसमें राष्ट्रपति ये से पैसे मांगना भी शामिल था। सुरेंद्र ने शुरू में सोचा था कि बाहरी व्यक्ति के रूप में आरव अग्रवाल को प्रगति बहुत धीमी लगेगी। जैसे ही वह समझाने वाला था, उसे पता ही नहीं चला कि आरव अग्रवाल ने संतुष्टि में सिर हिलाया। प्रगति में 10% की वृद्धि, यह दक्षता काफी अच्छी है। शुरुआत में कंपनी के खाते में डाले गए 15 मिलियन लगभग जल गए हैं। ना। सुरेंद्र, जो अभी तक असहज नहीं था, इस बार थोड़ी शर्मिंदा हुआ। हाँ, विकास की प्रगति पैसे जलाने की दर के समानुपातिक है। राष्ट्रपति, ये ईमानदारी से कहूं तो अगर आप आज नहीं आए होते तो मुझे लगता है कि मुझे आपको धन मांगने के लिए बुलाना पड़ता, क्योंकि अब खाते में वास्तव में बहुत अधिक पैसा नहीं बचा है। यह ठीक है। हालांकि मुझे नहीं पता कि गेम कैसे विकसित किए जाते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि विकास जितना आगे बढ़ता है, उतना ही अधिक पैसा जलता है, और यह निश्चित रूप से केवल कुछ मिलियन के साथ नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, मैंने आपके द्वारा पिछले अधिग्रह के दौरान मुझे दी गई विकास योजना को पढ़ा है, और मुझे पता है कि आपके नियोजित पहले संस्करण के लिए बाद के बजट में अभी भी 100 मिलियन की आवश्यकता होगी। क्या यह ठीक है? मैं आपका बजट बढ़ाकर 200 मिलियन कर दूंगा। आप विकास को उन्नत कर सकते हैं और विकास को गति देने की पूरी कोशिश भी कर सकते हैं, आरव अग्रवाल ने गंभीरता से कहा। 200 मिलियन फंड। जैसे ही यह शब्द निकले, सुरेंद्र और बाकी लोगों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। हाँ, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मुख्य बात यह है कि मैं जल्दी से जल्दी परिणाम देखना चाहता हूं, आरव अग्रवाल ने कहा। राष्ट्रपति, ये अगर पर्याप्त विकास निधि है, उदाहरण के लिए अगर हमारे पास 200 मिलियन फंड है, तो पुनर्जन्म 1 साल से ज्यादा समय में रिलीज हो सकता, सुरेंद्र ने सूखे मुंह से कहा। क्या यह एक सैन्य प्रतिज्ञा है? आरव अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए पूछा। यह एक सैन्य प्रतिज्ञा से बेहतर है, सुरेंद्र ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, मैं अगले कुछ दिनों में कंपनी के खाते में 200 मिलियन फंड डाल दूंगा। मुझे निराश मत करना, आरव अग्रवाल ने कहा। गारंटी है, हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। यह कहते हुए सुरेंद्र आरव अग्रवाल के लिए रास्ता बनाने के लिए एक तरफ हट गया। राष्ट्रपति, ये क्या आप हमारे 50% प्रगति पर प्रोटोटाइप को देखना चाहेंगे? ठीक है, चलो फिर देखते हैं। हालांकि आरव अग्रवाल को यह बातें समझ में नहीं आईं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सीखने के प्रतिरोधी थे।
जैसे ही वह कुर्सी पर बैठे, सुरेंद्र और अन्य लोगों ने तुरंत उन्हें कई तरह के स्पष्टीकरण दिए। जब कुछ अधिक पेशेवर और अस्पष्ट विषय वस्तु की बात आई तो उन्होंने इसे आसानी से समझने योग्य तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की। स्पष्टीकरण के एक दौर के बाद आरव अग्रवाल के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि यह उनके पिछले जीवन में पुनर्जन्म के समान ही था, लगभग बिना किसी विसंगति के। हालांकि उनके पिछले जीवन में पुनर्जन्म कई उन्नयन से गुजरा था। पहली पीढ़ी के पुनर्जन्म से दूसरे, तीसरे और अंत में 7वीं पीढ़ी तक प्रत्येक पीढ़ी के उन्नयन और सुधार ने पुनर्जन्म की अधिक स्थिति को और मजबूत किया। और पुनर्जन्म के एक कट्टर खिलाड़ी के रूप में आरव अग्रवाल, जिन्होंने खेल के साथ अपनी पत्नी और बेटी के लिए अपनी भारी लालसा को कम करने की कोशिश की, उन्हें पुनर्जन्म के हर पीढ़ी के उन्नयन की पूरी समझ थी। हालांकि उन्होंने पुनर्जन्म की पीढ़ीगत उन्नयन प्रक्षेप वक्र में हस्तक्षेप करने की योजना नहीं बनाई थी। आखिरकार उनके पिछले जीवन में कई कट्टर अनुभवी खिलाड़ियों ने कहा था कि पुनर्जन्म के इतने सफल होने का कारण इसकी पीढ़ीगत उन्नयन था। प्रत्येक उन्नयन लोगों को इसमें डुबो देगा और प्रत्येक उन्नयन उन खिलाड़ियों को वापस लाएगा जो विभिन्न कारणों से छोड़ चुके थे। इसके आधार पर आरव अग्रवाल अपने पिछले जीवन की यादों का उपयोग सुरेंद्र की टीम में पूर्ण सुधार का प्रस्ताव देने के लिए नहीं करना चाहते थे, बल्कि इसे धीरे धीरे अपडेट और पीढ़ीगत बदलावों से गुजरने देना चाहते थे। और एक और महत्वपूर्ण बात, होलोग्राफिक हेलमेट का युग अभी भी बहुत दूर है। पुनर्जन्म को समय से पहले परिपूर्ण बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है। और ठीक है, राष्ट्रपति, ये एक और बात है जो मुझे आपको पहले बताने का मौका नहीं मिला। वो यह कि हमने पहले ही पुनर्जन्म का मोबाइल गेम संस्करण विकसित कर लिया है। इसे पीसी गेम के सामान्य ढांचे के आधार पर विकसित किया गया था। हमारा विचार यह है कि इसे बाजार में जारी किया जाए या नहीं। खिलाड़ियों को पहले मोबाइल गेम से शुरुआत करने दे ताकि पीसी गेम जारी होने के बाद वे सहजता से बदलाव कर सकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो जब पीसी गेम आएगा तो हम विज्ञापन और प्रचार लागतों पर भी काफी बचत कर सकते हैं। आरव अग्रवाल के चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान देखने के बाद सुरेंद्र राहत की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। फिर तुरंत मोबाइल गेम वाली बात याद आ गई और जल्दी से बोल पड़ी, मोबाइल गेम, आपने इसे कब बनाया? आरव अग्रवाल यह सुनकर हैरान रह गए। यह कल ही पूरा हुआ है। इसमें कुल मिलाकर 2 सप्ताह से भी कम समय लगा। लेकिन राष्ट्रपति, ये कृपया गलत ना समझें। हमने इसके लिए पीसी गेम के विकास समय का उपयोग नहीं किया, क्योंकि हमारे पास पीसी गेम का बड़ा ढांचा था, इसलिए हमें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं थी। भले ही इसमें लगभग 2 सप्ताह लगे, लेकिन इससे पीसी गेम की प्रगति प्रभावित नहीं हुई, सुरेंद्र ने समझाया। आरव अग्रवाल ने थोड़ा सोचा। अपने पिछले जीवन में पुनर्जन्म में कोई मोबाइल गेम नहीं था। अब इस जीवन में क्या मोबाइल गेम एक चर बन जाएगा? इसके अलावा आमतौर पर पीसी गेम मोबाइल गेम में विकसित होते हैं, और यह एक मोबाइल गेम से पीसी गेम में विकसित हो रहा है। क्या यह घोड़े के आगे गाड़ी लगाना नहीं है? अगर मोबाइल गेम रिलीज होता है तो क्या यह पीसी गेम को प्रभावित करेगा? आरव अग्रवाल ने एक पल सोचा और पूछा। राष्ट्रपति, ये चिंता ना करें, हमने पहले ही इस मुद्दे पर विचार कर लिया है। हम निश्चित रूप से तिल के बीज उठाकर तरबूज खोने जैसा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कृपया निश्चिंत रहें। मोबाइल गेम का आना पीसी गेम के लिए रास्ता बना रहा है। यह निश्चित रूप से नुकसानदेह से ज्यादा फायदेमंद है। नहीं, मुझे कहना चाहिए कि इसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि दोनों के बीच अभी भी बहुत अंतर है, सुरेंद्र ने बार बार समझाया। अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने आधे मजाक में कहा, मुझे बस इस बात की चिंता है कि टीएसटी इसे कॉपी कर लेगा। अगर यह पीसी गेम के लिए रास्ता बनाने के उद्देश्य से है, अगर टेंसेंट इसे कॉपी करता है, तो यह जरूरी नहीं कि हमारे लिए बुरी बात हो। आरव अग्रवाल खुश हो गए। फिर सुरेंद्र की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उन्होंने कहा, इसके बारे में क्या ख्याल है? पहले मुझे गेम भेजो, मैं इसे आजमाऊंगा और फिर बाद में कोई फैसला लूंगा। ठीक है, मैं तुरंत इसका इंतजाम कर दूंगा। पुनर्जन्म मोबाइल गेम का आंतरिक परीक्षण संस्करण सुरेंद्र द्वारा स्थानांतरित किया गया था। इसे तुरंत आरव अग्रवाल के फोन पर भेज दिया गया और आरव अग्रवाल ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया।
इसे मौके पर ही इंस्टॉल करने के बाद वह तुरंत गेम में शामिल हो गए। कला शैली उनके पिछले जीवन में खेले गए पीसी गेम से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। यहां तक कि मोबाइल गेम के नजरिए से भी किंग ऑफ ग्लोरी, चिकन डिनर, गेंशन इम्पैक्ट और ओमोजी जैसे लोकप्रिय गेम की तुलना में अभी भी कुछ अंतर था। हालांकि यह देखते हुए कि यह गेम 2 सप्ताह से भी कम समय में बना था, खैर यह काफी असाधारण था। प्रेसिडेंट ये, क्योंकि समय सीमित था, ग्राफिक्स की खोज में अभी भी काफी खामियां हैं, लेकिन यह अनुभव को प्रभावित नहीं करता है। इसके अलावा समय से पहले न्याय न करें। यह मोबाइल संस्करण निश्चित रूप से भविष्य के पीसी गेम के समान स्तर का नहीं है। जब आरव अग्रवाल ने गेम में प्रवेश किया तो सुरेंद्र ने समझाया। हम थोड़ा सिर हिलाते हुए आरव अग्रवाल ने और कुछ नहीं कहा। उनकी निगाह फोन स्क्रीन पर केंद्रित थी और उन्होंने वैसे ही खेलना शुरू कर दिया। हालांकि उनके पिछले जीवन में पुनर्जन्म का कोई मोबाइल संस्करण नहीं था और उन्होंने इसे नहीं खेला था, लेकिन इस जीवन में पुनर्जन्म मोबाइल गेम पीसी गेम फ्रेमवर्क से लिया गया था। इसलिए आरव अग्रवाल, जो अपने पिछले जीवन में एक अनुभवी पुनर्जन्म खिलाड़ी थे, अभी भी इससे परिचित लग रहे थे। उन्होंने सुरेंद्र और अन्य लोगों के सामने अपने ऑपरेशन भी नहीं छिपाए और इसने सुरेंद्र और अन्य लोगों को हैरान कर दिया। उन्होंने अभी-अभी राष्ट्रपति ये को पुनर्जन्म पीसी गेम के बारे में समझाया था, लेकिन राष्ट्रपति ये शुरू करते समय वे इतने कुशल कैसे हो सकते थे? क्या यह लानत वाला गेम पूरी तरह से बिना किसी कठिनाई के था, या राष्ट्रपति ये उस तरह के दुर्लभ प्रतिभाशाली खिलाड़ी थे? हालांकि आरव अग्रवाल ने उनकी हैरान निगाहों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने शांति से खेल की दुनिया का अनुभव किया। यह एक ऐसा खेल था जो अपने भीतर वास्तविक दुनिया के समानांतर था। प्रत्येक गेम खिलाड़ी ने आदिम समाज से शुरुआत की और चरण दर चरण स्तरीकरण और पूंजी अधिग्रहण के माध्यम से आधुनिकीकरण की ओर बढ़ा। यह कहा जा सकता है कि वास्तविक दुनिया खेल में पूरी तरह से समानांतर थी। खेल के अंदर जैसे जैसे खिलाड़ियों का स्तर बढ़ता गया, वे आदिम समाज से लेकर पाषाण युग तक नए मानचित्रों में प्रवेश करते गए। सामाजिक प्रगति के विभाजन के अनुसार युग दर युग स्तर पर पहुंचते गए। उदाहरण के लिए, अभी भी आदिम समाज में मौजूद खिलाड़ी उन खिलाड़ियों के मानचित्रों में प्रवेश नहीं कर सकते थे जो पहले से ही अगले युग में अपग्रेड हो चुके थे। स्तरों को निसंदेह स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया था। सुरेंद्र और अन्य लोगों की स्तब्ध निगाहों के बीच आरव अग्रवाल ने बाहर निकलने से पहले लगभग आधे घंटे तक खेला, लेकिन फिर भी सभी लोग अचंभित दिखे। प्रेसिडेंट ये, क्या खेल बहुत सरल है, या आपकी गेमिंग प्रतिभा बहुत मजबूत है? एक आरएनडी सदस्य ने निगलते हुए पूछा। ऐसा नहीं है कि खेल सरल है। नहीं, मेरी गेमिंग प्रतिभा बहुत मजबूत है। क्या आपने अभी मुझे खेल की विस्तृत स्थिति नहीं बताई? हालांकि आपने पीसी गेम के बारे में बताया, लेकिन मोबाइल गेम आखिरकार पीसी गेम के ढांचे से लिया गया है। इसलिए अंतर्निहित सिद्धांत समान है और इसे खेलना काफी सहज लगा, आरव अग्रवाल ने कुछ अजीब तरीके से समझाया। बस ऐसे ही कई आरएनडी सदस्य एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। हालांकि सुरेंद्र अब आरव अग्रवाल के कुशल संचालन से हैरान नहीं दिखा और उन्होंने कहा, प्रेसिडेंट ये, आप इस मोबाइल गेम के बारे में क्या सोचते हैं? हालांकि ग्राफिक्स में थोड़ी कमी है, फिर भी अनुभव अच्छा है। अच्छा, काफी अच्छा, आरव अग्रवाल ने सच बताते हुए सिर हिलाया। इसके अलावा इस खेल के मुख्य विक्रय बिंदु के बारे में आधे घंटे के शुरुआती अनुभव के बाद व्यक्तिगत अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर यह निश्चित रूप से खिलाड़ियों को बनाए रख सकता है। प्रेसिडेंट ये, आपने जिस ग्राफिक्स की कमी का जिक्र किया है, वह वाकई एक समस्या है, लेकिन मैं इसे सुधारने की योजना नहीं बना रहा हूं। आखिरकार यह पीसी गेम के लिए रास्ता तैयार कर रहा है। बहुत ज्यादा परफेक्ट होना अच्छा नहीं होगा, अन्यथा जब पीसी गेम आएगा तो मुझे डर है कि यह उस मजबूत विजुअल प्रभाव को कमजोर कर देगा, सुरेंद्र ने कहा। आरव अग्रवाल ने अपनी समझ व्यक्त की। फिर उन्होंने कहा, एक और मुद्दा है, सबसे महत्वपूर्ण, जो यह है कि क्या कोई टीम होगी जो इस मोबाइल गेम के आधार पर पीसी गेम विकसित करेगी। इस तरह मोबाइल गेम को पीसी गेम में विकसित किया जाएगा। हालांकि तार्किक रूप से कुछ ही ई-स्पोर्ट्स गेम कंपनियों के पास मोबाइल गेम को पीसी गेम में विकसित करने का ऐसा विकृत विचार होगा। फिर भी हमें बस मामले के लिए तैयार रहने की जरूरत है। प्रेसिडेंट ये,
आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह तो बताने की जरूरत नहीं है कि पीसी गेम को विकसित करने में बहुत समय लगता है और दूसरी पार्टी हमसे पहले नहीं पकड़ सकती। सिर्फ साहित्यिक चोरी को रोकने के मुद्दे पर हमने शुरुआती चरण में बहुत प्रयास किए, हजारों संबंधित पेटेंट पंजीकृत किए, इसलिए नकल करना बहुत यथार्थवादी नहीं है। भले ही वे वास्तव में इसकी नकल करते हो, हम निश्चित रूप से हर मुकदमा जीतेंगे। यहां तक कि नानशान की अपराजित लॉ फर्म के रूप में जानी जाने वाली टेंसेंट भी लड़खड़ा जाएगी। सुरेंद्र ने कुछ देर रुककर कहा, इसके अलावा यह मत देखिए कि मैंने पहले कैसे कहा था कि इस मोबाइल गेम को टेंसेंट द्वारा कॉपी किए जाने के बारे में चिंतित था। वास्तव में उनके लिए इसकी नकल करना और इसे कॉपी करना बहुत मुश्किल, यहां तक कि असंभव है। आखिरकार गेम की पृष्ठभूमि, नक्शे और कई मुख्य बिंदुओं के बारे में अगर वे इसे कॉपी करते हैं तो यह एक बात है, लेकिन अगर वे नकल पर भरोसा करते हैं तो यह कुछ हद तक स्पष्ट होगा और गेम के मुख्य विक्रय बिंदु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि टेंसेंट इसे सीधे कॉपी करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सुरेंद्र हंसे। यह अच्छा है। इसे पूर्ण करने के बाद और जब आपको लगे कि यह बाजार में आ सकता है तो इसे सीधे जारी कर दीजिए, आरव अग्रवाल ने कहा। ठीक है, क्योंकि हमें राष्ट्रपति ये की स्वीकृति मिल गई है, तो चलिए पुनर्जन्म मोबाइल गेम को एजेंडे में रखते हैं, सुरेंद्र ने कहा। ठीक है। खेल पर चर्चा करने के बाद और केनलॉन गेम कंपनी की वर्तमान स्थिति को अच्छी तरह से समझने और सुरेंद्र की पहल पर कंपनी की विस्तृत वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद तभी आरव अग्रवाल ने सुरेंद्र के साथ कंपनी छोड़ी। केनलॉन गेम कंपनी के बारे में उनकी आकांक्षाएं और उम्मीदें असाधारण रूप से महान थी। अगर उन्हें अपने पिछले जीवन की ऐतिहासिक प्रक्रिया के बारे में पता न होता, यह न पता होता कि भविष्य में होलोग्राफिक गेमिंग हेलमेट और होलोग्राफिक गेमिंग पैड के उद्भव के साथ पुनर्जन्म एक ऐसा अस्तित्व बन जाएगा जो विश्व व्यवस्था को बदल देगा, तो उन्होंने निश्चित रूप से शुरुआत नहीं की होती। भले ही ई स्पोर्ट्स गेम कंपनियां बहुत लाभदायक हों, लेकिन उन्हें उनमें उद्यम करने का विचार नहीं आता। लेकिन पुनर्जन्म खेल का भविष्य में बहुत बड़ा प्रभाव होगा, इतना कि अंत में लोग यह भेद नहीं कर पाएंगे कि पुनर्जन्म की दुनिया वास्तविकता है या आभासी, और यह विभिन्न राष्ट्रीय राज्यों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा का मुख्य युद्ध क्षेत्र भी बन गया। यह इन कारकों पर आधारित था कि वह पुनर्जन्म को अपने हाथों में रखने की चाह में इतनी बड़ी हद तक चले गए। उसी समय आरव अग्रवाल ने ई स्पोर्ट्स गेम कंपनी छोड़ी। दूसरी तरफ हाफ माउंटेन विकास अधिकारों की नीलामी भी संपन्न हुई। बिना किसी आश्चर्य के उन बोली लगाने वाले प्रतिनिधियों की निगाहों के सामने जो बेवकूफों की तरह दिख रहे थे, मोहन प्रकाश द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए टेंग्यू रियल एस्टेट ने 6.8 बिलियन की कीमत पर हाफ माउंटेन विकास अधिकारों के लिए बोली जीती। इसके अलावा टेंग्यू रियल एस्टेट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार यह पर्यटन विकास के लिए नहीं, बल्कि रियल एस्टेट निर्माण के लिए था। हाफ माउंटेन पर रियल एस्टेट विकसित करना। क्या उनके दिमाग में पानी भर गया? या उन्हें गधे ने लात मारी? या क्या उनके पास वास्तव में अपना पैसा खर्च करने के लिए कोई जगह नहीं थी? वर्तमान रियल एस्टेट उद्योग पहले से ही संतृप्त था। कितने रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ प्लान प्रॉपर्टी को बेचकर नकद नहीं निकाल सकते थे? कितनी जानी मानी रियल एस्टेट कंपनियां अब जल्दबाजी में निर्माण परियोजनाएं शुरू करने के बजाय अपनी जमीन को बेकार छोड़ना पसंद करती है। लेकिन यह अच्छा था, हाफ माउंटेन जीतने के लिए 6.8 बिलियन खर्च करना और इसके अलावा हाफ माउंटेन पर घर बनाकर बेचने की योजना बनाना। हालांकि यह सोचकर कि मोहन प्रकाश के पिता का नाम कल्याण प्रकाश था, सभी को राहत मिली। हाफ माउंटेन की खास प्रकृति के कारण नवगर में हाफ माउंटेन की नीलामी शुरू होने से पहले, हाफ माउंटेन के बिकने से पहले और पूंजी द्वारा इसे किस उद्देश्य से अधिग्रहित किया जाएगा जैसे विषय लंबे समय से कई लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गए थे। यह इस पृष्ठभूमि के खिलाफ था। स्थानीय पत्रकारों की एक छोटी संख्या भूमि और संसाधन व्यापार केंद्र के द्वार पर विरल रूप से एकत्रित हुई। हालांकि जब उन पत्रकारों को पता चला कि अंदर की बोली समाप्त हो गई है और हाफ माउंटेन को रियल एस्टेट विकास उद्देश्यों के लिए 6.8 बिलियन युआन की कीमत पर टेंग्यू रियल एस्टेट नामक कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया गया है, वे सभी अचंभित रह गए। यह देखते हुए कि कई पर्यटन विकास कंपनियों के पहले बोली में भाग लेने की अफवाह थी, इसने कई लोगों को नवगर में हाफ माउंटेन के एक और पर्यटन स्थल बनने की उम्मीद भी जगाई। लेकिन नतीजा यह हुआ कि एक अज्ञात, यहां तक कि अनसुनी,
रियल एस्टेट कंपनी ने रियल एस्टेट विकास के लिए 6.8 बिलियन युआन की ऊंची कीमत पर इसे हासिल कर लिया। स्तब्ध। माफ करना, टेंग्यू रियल एस्टेट का प्रतिनिधि कौन है? जब सूट पहने हुए पुरुषों और महिलाओं के समूह भूमि और संसाधन व्यापार केंद्र से बाहर निकले, रिपोर्टर तुरंत चारों ओर से घिर गए। क्या आप नवगर के कोयला राजा कल्याण प्रकाश के बेटे को जानते हैं? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए पूछा। मोहन प्रकाश, रिपोर्टरों ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया। वे स्पष्ट रूप से इस जानकारी से अपरिचित नहीं थे। आखिरकार मोहन प्रकाश नवगर में कमोबेश एक सेलिब्रिटी थे। मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि कल्याण प्रकाश, उस नवधनाढ़े का नाम बहुत प्रसिद्ध था जिसने उनके बेटे मोहन प्रकाश के लिए भी कम प्रोफाइल रखना असंभव बना दिया था। हाँ, यह वही है। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया, बोलना समाप्त किया और तेजी से चला गया। और उन रिपोर्टरों ने भी अवचेतन रूप से सीढ़ियों की ओर देखा। उन्होंने मोहन प्रकाश को चेहरे पर मुस्कान के साथ सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। एक पल में रिपोर्टरों ने तुरंत उसे घेर लिया। झाओजोंग, क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप टेंग्यू समूह के प्रतिनिधि हैं? और क्या आपने हाफ माउंटेन के विकास अधिकार 6.8 बिलियन युआन में हासिल किए हैं? ओह, हाँ। क्या इसमें कुछ अजीब है? मोहन प्रकाश ने चौंकते हुए कहा। यह समझा जाता है कि टेंग्यू समूह हाफ माउंटेन पर रियल एस्टेट विकास करने की योजना बना रहा है। क्या यह सच है? रिपोर्टर ने उत्सुकता से फिर से पूछा। हाँ, क्या कोई समस्या है? इसे आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई है, मोहन प्रकाश ने उदासीनता से कहा। झाओजोंग, कृपया मेरी बेबाकी को माफ करें, लेकिन मौजूदा स्थिति में जहां रियल एस्टेट उद्योग में गिरावट शुरू हो रही है, यहां तक कि कई प्रमुख रियल एस्टेट कंपनियों ने भी अपने विकास की गति धीमी कर दी है, फिर भी आपने रियल एस्टेट विकास के लिए हाफ माउंटेन का अधिग्रहण करने के लिए 6.8 बिलियन युआन खर्च किए। 6.8 बिलियन युआन जैसी कीमत के आधार पर आप किस तरह की रियल एस्टेट परियोजना विकसित करने की योजना बना रहे हैं? एक महिला रिपोर्टर ने जल्दी से पूछा। अगर यह अन्य मामलों के बारे में होता तो मोहन प्रकाश निश्चित रूप से उन्हें अनदेखा कर देते और चले जाते। आखिरकार, चीजों से निपटने के लिए उनका सिद्धांत जितना संभव हो उतना कम महत्वपूर्ण होना था। लेकिन रोनित नायर और मनोज बंसल के साथ चर्चा किए गए प्रचार स्टंट के बारे में सोचते हुए वह मुस्कुराया। हम किस तरह की रियल एस्टेट परियोजना विकसित करने की योजना बना रहे हैं? हम भारत के सबसे शीर्ष स्तरीय विला जिले का निर्माण करने की तैयारी कर रहे हैं। भारत का सबसे शीर्ष स्तरीय विला जिला? एक पल में रिपोर्टर सभी दंग रह गए। भूमि और संसाधन व्यापार केंद्र से बाहर निकलने वाले पुरुष और महिलाएं भी खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन अगले ही पल मोहन प्रकाश ने और देर नहीं की। मुस्कुराते हुए वह सीढ़ियों पर चढ़ता चला गया। लेकिन तुरंत ही पत्रकारों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे जल्दी से उसके पीछे भागे। झाओजोंग, क्या यह तुम्हारे पिता, चेयरमैन कल्याण प्रकाश का इरादा है? इसके अलावा, क्या टेंग्यू रियल एस्टेट तुम्हारे पिता कल्याण प्रकाश की संपत्ति है? हमने पहले सुना था कि तुम्हारे पिता कल्याण प्रकाश भी पर्ल रिवर डेल्टा क्षेत्र में रियल एस्टेट परियोजनाओं में शामिल थे। क्या तुम अब नवगर में रियल एस्टेट क्षेत्र में प्रवेश करने की योजना बना रहे हो? मोहन प्रकाश रुक गया। टेंग्यू रियल एस्टेट का मेरे पिता से कोई लेना देना नहीं है और मेरे पिता का फिर से रियल एस्टेट उद्योग में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूंगा। हाथ हिलाते हुए मोहन प्रकाश ने फिर अपनी गति बढ़ा दी और पत्रकारों ने आगे सवाल पूछने के लिए उसका पीछा नहीं किया। लेकिन वे एक बार फिर भ्रमित हो गए। टेंग्यू रियल एस्टेट कोयला राजा नवधनाढ़े कल्याण प्रकाश की संपत्ति नहीं है। उस नवधनाढ़े कल्याण प्रकाश के अलावा कौन सा नवधनाढ़े विला डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए हाफ माउंटेन को खरीदने के लिए 6.8 बिलियन युआन खर्च कर सकता है और भारत के सबसे उच्च स्तरीय विला डिस्ट्रिक्ट के निर्माण के बारे में भी शेखी बघार सकता है? क्या यह सब कल्याण प्रकाश की सामान्य मनमानी शैली नहीं है? आरव अग्रवाल, हाफ माउंटेन को 6.8 बिलियन में खरीद लिया गया है। पोस्टकॉल में मोहन प्रकाश, जो भूमि और संसाधन व्यापार केंद्र छोड़ चुके थे, ने तुरंत आरव अग्रवाल को फोन किया। यह अच्छा है कि इसे खरीद लिया गया है। अगले चरण के लिए, जैसे बोली लगाना और इंजीनियरिंग पार्टियों को ढूंढना, आप उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। आरव अग्रवाल, जो सुवर्णा विहार लौट आए थे, ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, कोई समस्या नहीं। मुझे आपको कुछ बताना है।
जब मैं भूमि और संसाधन व्यापार केंद्र से बाहर निकला तो मुझे कुछ रिपोर्टर मिले। जब उन्हें पता चला कि हाफ माउंटेन को रियल एस्टेट विकास के लिए 6.8 बिलियन युआन में टेंग्यू रियल एस्टेट द्वारा अधिग्रहित किया गया था, तो उन्होंने मुझे घेर लिया। खैर, मैंने उन्हें बताया कि हम भारत के सबसे शीर्ष स्तरीय विला जिले का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं, मोहन प्रकाश ने कहा। हालांकि वह टेंग्यू रियल एस्टेट का दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक था, हालांकि वह टेंग्यू रियल एस्टेट का प्रभारी व्यक्ति भी था, हालांकि उसने कभी यह नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की कि आरव अग्रवाल असली कर्णधार थे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ो और कहो। यह टेंग्यू रियल एस्टेट शब्दों की प्रतिष्ठा बनाने का एक अच्छा अवसर है, आरव अग्रवाल ने कहा। यह प्रतिष्ठा का मुद्दा भी है, जिस पर चांग फेंग और जिंगशान और मैंने पहले चर्चा की थी। लेकिन इस तरह मुझे डर है कि आप फिर से प्रसिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि अगर कोई टेंग्यू रियल एस्टेट की इक्विटी संरचना की जांच करते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि आप प्रमुख शेयरधारक हैं, मोहन प्रकाश ने कहा। आप चिंतित हैं कि नवधनारे तूफान जो अभी अभी शांत हुआ है फिर से भड़क जाएगा, है ना? आरव अग्रवाल ने मुस्कुराते हुए कहा। खांसी? मोहन प्रकाश शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही नवधनारे हूं। चर्चा में आने से डरने की क्या बात है? आरव अग्रवाल ने उदासीनता से कहा। फिर मैं चांग फेंग और जिंगशान को फोन करूंगा और उन्हें बताऊंगा कि हमने पहले हाफ माउंटेन का अधिग्रहण कर लिया है, मोहन प्रकाश ने कहा। ठीक है, जाओ उन्हें ढूंढो, आरव अग्रवाल ने फोन रख दिया। एक लंबी सांस छोड़ने के बाद सोफे पर बैठे हुए वह कड़वी मुस्कान के साथ बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक पाया। टेंग्यू टेक्नोलॉजी सिर्फ टोन रेन में फोटोलिथोग्राफी मशीन के अनुसंधान और विकास के लिए निवेश की गई राशि ही सालाना अरबों डॉलर होगी। बाशान विला डिस्ट्रिक्ट के निर्माण के लिए टेंग्यू रियल एस्टेट को भी पहले चरण में अरबों डॉलर की जरूरत होगी। जियांगू हॉटपॉट को भी बाद में कुछ 100 मिलियन डॉलर की जरूरत होगी। केनलॉन गेम कंपनी को अनुसंधान और विकास के लिए 200 मिलियन युआन और मोबाइल गेम के प्रचार के लिए 2 मिलियन डॉलर की जरूरत होगी। सुरक्षा परामर्श कंपनी की गिनती अभी नहीं की गई है। सिर्फ इन कुछ मदों में कम से कम 10 बिलियन युआन का निवेश अगले साल करना होगा। यह अच्छी बात है कि मुझे स्टेला से 20 बिलियन से ज्यादा मिल गए, नहीं तो आगे बढ़ना वाकई नामुमकिन हो जाता। उसने अपना सिर हिलाया और अपने दिमाग से यह विचार हटा दिए। उसके लिए अपने दिमाग को खाली रखना दुर्लभ था और वह अब पैसे के बारे में सोचना नहीं चाहता था। खिंचाव के बाद वह सोफे से उठा और रसोई की ओर चल दिया। वह केनलॉन गेम कंपनी से लौटते समय ही बड़ी मात्रा में सामग्री खरीद लाया था जो दोपहर तक उसे व्यस्त रखने के लिए पर्याप्त थी, जबकि आरव अग्रवाल रसोई में व्यस्त थे, जैसी कि उम्मीद थी। रियल एस्टेट विकास के लिए 6.8 बिलियन युआन में नवगर के हाफ माउंटेन को अधिग्रहित करने और भारत के सबसे शीर्ष स्तरीय विला जिले के निर्माण का उत्साहपूर्वक दावा करने की खबर प्रसिद्ध हो गई। टेंग्यू रियल एस्टेट का साइन बोर्ड लेकर यह ज्ञात पूरी तरह से अस्पष्ट रियल एस्टेट कंपनी भी प्रसिद्ध हो गई। एक दोपहर बीत गई। नवगर भूमि और संसाधन व्यापार केंद्र के प्रवेश द्वार पर मोहन प्रकाश के साथ साक्षात्कार के कारण इस प्रकार कई विवादास्पद विषय भी उत्पन्न हुए। मुख्य रूप से क्योंकि हाल ही में बहुत अधिक हाई प्रोफाइल राजनीतिक खबरें नहीं आई है और मशहूर हस्तियों के बारे में धोखाधड़ी, संबंध, वेश्यावृत्ति या नशीली दवाओं के उपयोग जैसे कोई विस्फोटक घोटाले सामने नहीं आए हैं। इसलिए सार्वजनिक नेटवर्क संसाधनों का उपयोग करके सोशल प्लेटफॉर्म पर विविध चर्चाओं के लिए बहुत सारे गर्म विषय स्थान हैं। भारत के कई नेटिजन्स निष्क्रिय थे और हर जगह विषयों की तलाश कर रहे थे। इन विषयों के उभरने के बाद अचानक चीजें रोमांचक हो गईं। वीबो और डॉयन, जो शुरू में शांत थे, तुरंत उन्माद में भड़क गए। भारत का शीर्ष विला क्षेत्र टेंगलोंग रियल एस्टेट किस तरह का दिव्य प्राणी है? जिंगजू हाफ माउंटेन। हे भगवान! नवगर के मूल निवासी के रूप में मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि रात ढलने के बाद हाफ माउंटेन अफेयर्स और आउटडोर हुकअप के लिए एक स्वर्ग है। उन्होंने भारत के सबसे शीर्ष स्तरीय विला क्षेत्र को विकसित करने के इरादे से इसके लिए बोली लगाने के लिए 6.8 बिलियन युआन खर्च किए। टेंगलोंग समूह की पृष्ठभूमि क्या है? भारत का रियल एस्टेट उद्योग पहले ही मंदी में प्रवेश कर चुका है और वे अभी भी एक शीर्ष स्तरीय विला क्षेत्र विकसित करना चाहते हैं। और एक पहाड़ पर उन्होंने 6.8 बिलियन युआन की बोली लगाई। कौन सा बड़ा दिमाग वाला पेशेवर समझा सकता है कि यह किस तरह का ऑपरेशन है?
यहां तक कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में शेम्बेई नंबर 1 पर भी अभी भी शीर्ष लग्जरी घरों का एक बड़ा समूह है जिन्हें बेचा नहीं गया है और नकद नहीं किया गया है। क्या आपको वास्तव में लगता है कि वे अमीर लोग मूर्ख हैं और उनके पास बहुत पैसा है? यह कौन सा युग है और वे अभी भी शीर्ष स्तरीय विला विकसित कर रहे हैं? मैं दो संभावनाओं पर दाव लगाऊंगा, या तो यह एक लंबन परित्यक्त परियोजना बन जाता है या यह उनके हाथों में सड़ जाता है। अन्यथा मैं 5 स्पीड ऑसिलेटिंग पंखे का उपयोग करके खुद को लाइव स्ट्रीम करूंगा। टेंगलोंग रियल एस्टेट क्या है? क्या कोई अध्ययन प्रतिनिधि उनकी पृष्ठभूमि बता सकता है? मैंने इसे गूगल किया और ऐसा लगता है कि कोई जानकारी प्रकट नहीं हुई है। टेंगलोंग रियल एस्टेट का प्रतिनिधि मोहन प्रकाश है। क्या यह मूर्ख नवधनाढ़े कल्याण प्रकाश का बेटा नहीं है? जैसा पिता वैसा बेटा। ड्रैगन ड्रैगन को जन्म देता है, फीनिक्स फीनिक्स को जन्म देता है और चूहे का बेटा छेद खोदना जानता है। इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। सभी तितर-बितर हो जाते हैं। नवधनारियों का संचालन कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम समझ सकें। इस प्रकार उन विषयों पर गर्मागरम चर्चाओं की लहरें उठीं। सापेक्ष रूप से कहें तो 4 अक्षर टेंगलोंग रियल एस्टेट जल्दी से बायडू की वास्तविक समय खोज सूचकांक सूची में चढ़ गए। इस खोज के बाद जल्द ही अनगिनत लोगों ने अपनी गहन खोज में एक नया महाद्वीप खोजा। और कुछ नहीं, क्योंकि टेंगलोंग रियल एस्टेट के लिए उद्यम सूचना क्वेरी नेटवर्क में टेंगलोंग रियल एस्टेट की शेयरधारिता संरचना के बारे में प्रमुख शेयरधारक कोयला दूसरी पीढ़ी के मोहन प्रकाश ही नहीं है। यह आरव अग्रवाल है। आरव अग्रवाल जिनके पास 51% शेयर है। इस शेयरधारिता संरचना की खोज के बाद सभी ने स्वचालित रूप से रोनित नायर और मनोज बंसल को नजरअंदाज कर दिया, जिनके पास प्रत्येक के पास 5% शेयर थे, और यहां तक कि मोहन प्रकाश, जिनके पास 29% शेयर थे, की भी उपेक्षा की गई। सभी की निगाहें आरव अग्रवाल के नाम पर टिकी थी। आरव अग्रवाल, आरव अग्रवाल, यह फिर से आरव अग्रवाल है। वह हर जगह क्यों है? सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए 700 मिलियन युआन खर्च किए हुए उन्हें कुछ दिन भी नहीं हुए हैं। अब वह 51% शेयरों के साथ टेंगलोंग रियल एस्टेट का प्रमुख शेयरधारक बन गया है। दूसरे शब्दों में, हाफ माउंटेन के लिए 6.8 बिलियन युआन की बोली मूल्य में से 3.4 बिलियन का श्रेय उसे दिया जाना चाहिए, और यह हाफ माउंटेन के लिए सिर्फ जीतने वाली बोली मूल्य है। इसमें रियल एस्टेट के विकास में निवेश भी शामिल नहीं है। हे भगवान! टेंगलोंग रियल एस्टेट के प्रमुख शेयरधारक वास्तव में आरव अग्रवाल है। एरे नस्नो के सीईओ आरव अग्रवाल। हे भगवान! वह हर जगह क्यों है? तो रियल एस्टेट विकसित करने के लिए नवगर हाफ माउंटेन के लिए बोली लगाने के लिए 10 अरब खर्च करने का मामला उसके द्वारा तय किया गया था। यह कदम वास्तव में प्रभावशाली है। टेंगलोंग टेक्नोलॉजी, टेंगलोंग रियल एस्टेट। लानत है! मुझे इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था। यह शायद वह नवधनारे ही होगा। एक व्यक्ति जो स्किन केयर उत्पाद बनाता है, आधे साल से भी कम समय में सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रवेश करता है और रियल एस्टेट उद्योग में भी प्रवेश करता है। उसके जैसा कोई और नहीं है। क्या वह तब तक दुखी रहता है जब तक वह अपनी सारी संपत्ति बर्बाद नहीं कर देता? आधे साल से भी कम समय में कई उद्योगों को पार करना। वे कहते हैं कि उद्योगों को पार करना पहाड़ों को पार करने जैसा है, लेकिन यह अच्छा है। उसने उन्हें लगातार पार किया। एक सवाल है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। क्या उन्होंने सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी कंपनी का अधिग्रहण करने के लिए 700 मिलियन युआन खर्च नहीं किए? अब वह टेंगलोंग रियल एस्टेट के प्रमुख शेयरधारक बन गए हैं, जिसने विला क्षेत्र विकसित करने के लिए नवगर हाफ माउंटेन के लिए बोली लगाने के लिए 6.8 बिलियन युआन खर्च किए हैं। उन्हें कम से कम 3 या 4 बिलियन और निवेश करने होंगे। तो उनके पास इतना पैसा कहां से आया? मैंने अभी-अभी इसका हिसाब लगाया है। पिछले कुछ महीनों में फ्लोलेस क्रीम की बिक्री के साथ उत्पादन सीमाओं के कारण सीमित बिक्री के कारण बेचे गए उत्पादों और बिक्री राजस्व की स्पष्ट रूप से गणना की जा सकती है। इसलिए लागतों पर विचार किए बिना भी फ्लोलेस क्रीम का कुल बिक्री राजस्व इस तरह की फिजूल खर्ची का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ना ऊपर वाले व्यक्ति ने जो कहा उसके बारे में ध्यान से सोचने पर
वह भयानक लगता है। एक व्यक्ति जो कुछ महीने पहले तक समाज में निचले पायदान पर था, अचानक फ्लोलेस क्रीम जैसे उत्पाद के साथ आया, और यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह एक के बाद एक कई तरह के असाधारण क्रॉस इंडस्ट्री निवेश कर रहा है। एरेनस्नो से होने वाले राजस्व की तुलना में इतने बड़े पैमाने पर क्रॉस इंडस्ट्री निवेश निश्चित रूप से मेल नहीं खाते। क्या संबंधित विभागों को उसके धन के स्रोत की जांच करनी चाहिए? अरे, मुझे तब तक इसकी जानकारी नहीं थी जब तक इसका उल्लेख नहीं किया गया, और अब मैं हैरान हूं। क्या वह किसी व्यक्ति या संगठन को धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग में मदद कर रहा है? इस संभावना के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आता। आधे साल पहले उसके पास कुछ भी नहीं था। 500 युआन के जुए के कर्ज के लिए उसने हताश होकर हाई प्रूफ शराब की एक पूरी बोतल पी ली, और एक गली में लोन शार्क द्वारा उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया। कुछ महीने बाद वह अरबों और दसियों अरबों को बेतहाशा खर्च कर रहा है, उद्योगों का अधिग्रहण कर रहा है और निवेश कर रहा है। अगर इसमें कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, तो क्या यह समझ में आता है? @हुआगो पीपुल्स बैंक, क्या आप आरव अग्रवाल के धन के स्रोत की जांच नहीं करने जा रहे हैं? मैंने नवधनारियों को देखा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। आरव अग्रवाल को निश्चित रूप से एक समस्या है, और यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके बारे में सोचना डरावना है। मैं आगे अनुमान लगाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि वह बहुत जल्द खुद को बर्बाद कर देगा। हा, भगवान उसे नष्ट करना चाहता है। पहले उसे पागल बनाना होगा। यह एक विशिष्ट उदाहरण है। चाहे आरव अग्रवाल की कल्पना कितनी भी जंगली क्यों न हो, वह इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। टेंगलोंग रियल एस्टेट की शेयर होल्डिंग संरचना की जांच ने वास्तव में उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को जन्म दिया। इससे भी अधिक उसे हैरानी हुई, हुआगो पीपल्स बैंक ने ईर्ष्यालु और दुर्भावनापूर्ण व्यक्तियों की भारी रिपोर्ट के तहत वास्तव में उसके खिलाफ एक जांच शुरू की। बीजिंग हुआगो पीपल्स बैंक, सेंट्रल बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑफिस के निदेशक, मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति, ऑनलाइन चर्चाओं की लहरों को देखकर माथे पर शिकन डाल रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती जा रही थी, केवल इसलिए कि आरव अग्रवाल के साथ जो हुआ वह बहुत अविश्वसनीय था। कम से कम उसके जैसा कोई व्यक्ति अभूतपूर्व था और अद्वितीय भी। उन्होंने कई नवधनारियों को देखा था, लेकिन आरव अग्रवाल जैसा कोई व्यक्ति अनसुना और अनदेखा था। बात सीधी थी। अगर आरव अग्रवाल के फंड का स्रोत वाकई समस्याग्रस्त था, तो यह लहर निश्चित रूप से कई लोगों को परेशानी में डाल देगी। अज्ञात समय के बाद कार्यालय के दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आइए। सूट पहने कई पुरुष और महिलाएं जल्दी से अंदर आए। उन्होंने एक स्वर में कहा, निदेशक, आपको क्या मिला है? क्या कुछ संदिग्ध है? उसके खाते में वर्तमान में कितनी धनराशि है? निदेशक ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। 20 अरब से अधिक, एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने उत्तर दिया। क्या? अगले ही पल राष्ट्रीय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रशासनिक विभाग का प्रभारी यह व्यक्ति अपनी कार्यकारी कुर्सी से उछल पड़ा। उसने अविश्वास में जोर से कहा, जांच बंद करो। 20 अरब से अधिक धनराशि वाला एक व्यक्तिगत बैंक खाता, यह किस तरह की अवधारणा है? भारत में निश्चित रूप से अमीर लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जिनके बैंक खातों में 20 बिलियन पड़े हों, वे बिल्कुल फीनिक्स के पंखों और गैंडे के सींगों की तरह दुर्लभ है। बहुत कम। और आरव अग्रवाल, आधे साल पहले वे समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले व्यक्ति थे, किराया देने में असमर्थ थे, अपनी बेटी की ट्यूशन फीस भरने में असमर्थ थे, यहां तक कि भोजन का खर्च उठाने में भी असमर्थ थे। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि वे चींटी थे। फिर भी समाज के सबसे निचले पायदान से ऐसे व्यक्ति कुछ ही महीनों में 20 बिलियन से अधिक की नकद संपत्ति रखते हैं। क्या यह समझ में आता है? भले ही उनके बैनर तले एरेनस्नो भविष्य में एक पागल पैसा बनाने वाली मशीन बन जाए, और एरेनस्नो की मदद से उनके धन पिरामिड के शीर्ष पर पहुंचने की भी बहुत संभावना है, लेकिन यह भविष्य की बात है। जहां तक वर्तमान एरेनस्नो की बात है, तो प्रतिदिन केवल 2000 बोतलें ही बिकती है, और कुल बिक्री राजस्व प्रतिदिन केवल 20 मिलियन के आसपास है, जो उनके लिए इस तरह की नकद संपत्ति रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। साले, तुम सब क्या काम के हो? उसके खाते में अब 20 बिलियन से ज्यादा पैसे हैं। इसका मतलब है कि इससे पहले भी बहुत ज्यादा पैसे ट्रांसफर किए गए होंगे। तुम लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई।
क्या डिक्टेशन सिस्टम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की? डायरेक्टर ने गुस्से में डांटा। एंटी लॉन्ड्रिंग ऑफिस के कर्मचारियों के बोलने का इंतजार किए बिना डायरेक्टर ने फिर कहा, उसके पैसे का स्रोत क्या है? तुम लोगों ने क्या पता लगाया है? निदेशक, डिक्टेशन सिस्टम ने पहले भी असामान्य अलर्ट दिया था, लेकिन उस समय, इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट कर पाते, उपाध्यक्ष सुमित ने अचानक इस मामले के बारे में पूछताछ की और फिर हमें यह कहते हुए हंगामा करने के लिए कहा कि आरव अग्रवाल के खाते में धन का स्रोत कानूनी और अनुपालन योग्य था। इसलिए हमने आपको रिपोर्ट नहीं की और इसके अलावा, आरव अग्रवाल के खाते में धन के पिछले स्रोतों में बड़ी समस्याएं नहीं थीं। वे पता लगाने योग्य थे। मेघा समूह ने एक बार उनके खाते में कई 100 मिलियन स्थानांतरित किए और उन्होंने अल्पावधि में शेयर बाजार के माध्यम से भी कई 100 मिलियन कमाए। उस समय हमने पहले ही गुप्त रूप से इसकी निजी तौर पर जांच की थी और कोई समस्या नहीं थी। 30 साल की एक युवती, जिसने अपने बालों को बन में बांधा हुआ था और वर्दी पहनी हुई थी, ने कहा। लेकिन आधे महीने से भी अधिक समय पहले उनके खाते में 1 बिलियन अचानक से सभी स्थानांतरित हो गए थे। कुछ दिनों बाद कई लेनदेन के माध्यम से कुल 21.5 बिलियन फंड उनके खाते में स्थानांतरित हो गए। डिक्टेशन सिस्टम ने उस समय इस विसंगति का पता लगा लिया था, क्योंकि राशि बहुत बड़ी थी। जैसे ही यह पता चला कि यह एक बड़ी राशि थी, यह पता लगाना मुश्किल था। हम जांच शुरू करने वाले थे। उपाध्यक्ष सुमित ने हमें रोक दिया। इसलिए उसके बाद कोई ऐसा नहीं था। लेकिन इसका मतलब पहले से ही बहुत स्पष्ट था। जब दूसरे नंबर के अधिकारी ने बात की तो वे केवल गोली खाकर रुक सकते थे। इस मामले की रिपोर्ट करने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाए। उपाध्यक्ष सुमित, उन्होंने वास्तव में आपको आगे की जांच करने से रोक दिया। निदेशक तुरंत अविश्वास में स्तब्ध रह गए। उनका दिमाग खाली हो गया, क्योंकि ऐसा करना निसंदेह एक दोषी व्यक्ति द्वारा अपनी बेगुनाही का स्पष्ट रूप से विरोध करके खुद को बेनकाब करने का मामला बन गया। लेकिन वह जो स्वीकार नहीं कर सके और जिस पर विश्वास नहीं कर सके, वह यह था कि उपाध्यक्ष सुमित की शैली और स्थिति को देखते हुए वे ऐसा कैसे कर सकते हैं। आखिरकार, उपाध्यक्ष के रूप में उनकी पहचान को एक तरफ रखते हुए दूसरी पार्टी भीली परिवार के है। इसलिए यह बिल्कुल असंभव है। हालांकि बस इसी पल डेस्क पर फोन बज उठा। निदेशक कांप उठा, बोलने से खुद को रोक नहीं सका और जल्दी से रिसीवर उठा लिया। नमस्ते, मैं सु बोल रहा हूं। उपाध्यक्ष सुमित, निदेशक ने अवचेतन रूप से पुकारा। क्या आप आरव अग्रवाल के बैंक खाते में धन के स्रोत की जांच कर रहे हैं? क्या आपको संदेह है कि उनके धन का स्रोत अज्ञात है और इसमें गंभीर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह है? उपाध्यक्ष सुमित ने सख्ती से पूछा। उपाध्यक्ष सुमित, आप। निदेशक ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ गला रुंध लिया। आप कॉल रिकॉर्डिंग चालू कर सकते हैं और मैं जो कहने जा रहा हूं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आखिरकार, एंटी लॉन्ड्रिंग कार्यालय के निदेशक के रूप में यह व्यवहार अत्यधिक नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि आरव अग्रवाल के खाते में धन की जांच बंद करें। पूरे शहर में हंगामा न मचाएं या विस्तृत स्थिति को लीक न होने दें। उनके खाते में धन का स्रोत पूरी तरह से कानूनी, अनुपालन और पूरी तरह से सामान्य है, उपाध्यक्ष सुमित ने कहा। उपाध्यक्ष सुमित, आप जानते हैं, इसे मेरे लिए समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। शहर में पहले से ही हंगामा मचा हुआ है और अनगिनत टिप कॉल प्राप्त हुए हैं। निदेशक ने अपने दांत पीसते हुए कहा। फोन के दूसरी तरफ उपाध्यक्ष सुमित रुक गए। फिर उन्होंने कहा, जिस दिन उनके फंड ट्रांसफर किए गए थे, वह स्टेला के स्टॉक में गिरावट से एक दिन पहले था। उनके खाते में ट्रांसफर की गई बड़ी राशि स्टेला के स्टॉक में गिरावट के बाद थी। यह सुनकर एक पल में निदेशक की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्हें अचानक पिछली अफवाहें याद आ गईं। अफवाह थी कि एक भारतीय व्यापारी ने स्टेला को शॉर्ट करने के लिए कई 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। यह मामला पहले सिर्फ अफवाहों तक ही सीमित था और अंततः इसकी पुष्टि नहीं हुई थी। लेकिन अब फिर से उपाध्यक्ष सुमित के शब्दों का सामना करना पड़ा। निदेशक अवाक रह गया। आरव अग्रवाल के खाते में पहले जो 1 बिलियन था, वह स्टेला के शेयर की कीमत गिरने से एक दिन पहले ट्रांसफर किया गया था और उसके बाद उसके खाते में ट्रांसफर की गई 20 बिलियन से अधिक की बड़ी राशि स्टेला के शेयर की कीमत गिरने के बाद थी। 1 मिनट रुकिए। स्टेला के शेयर की कीमत गिरने के ठीक बाद
उस समय अफवाहें थी कि एक भारतीय व्यापारी ने शेयर की कीमत गिरने की इस लहर के दौरान स्टेला को शॉर्ट करने के लिए 50 गुना लीवरेज का इस्तेमाल किया और बहुत पैसा कमाया। स्टेला के गिरने की शुरुआत से लेकर गिरने के अंत तक और फिर गणना करने के लिए 50 गुना लीवरेज लागू करने पर यह बिल्कुल 2150% है। आरव अग्रवाल ने स्टेला के शेयर की कीमत गिरने से पहले 1 बिलियन ट्रांसफर किया और स्टेला के शेयर की कीमत गिरने के बाद 21.5 बिलियन इकट्ठा किया। यह पूरी तरह से मेल खाता है। दूसरे शब्दों में, आरव अग्रवाल के खाते में यह बड़ी रकम स्टेला के स्टॉक को शॉर्ट करके अर्जित की गई थी। अफवाह वाला भारत व्यापारी, क्या यह आरव अग्रवाल है? अगर आपको मेरी कही गई बातों पर संदेह है, तो आप जांच कर सकते हैं, पूरी तरह से जांच कर सकते हैं। लेकिन एक बात, कोशिश करें कि दूसरे लोग इसमें शामिल न हों। कहीं ऐसा न हो कि उस समय वास्तविक स्थिति लीक हो जाए, जिससे यह बात फैल जाए कि आरव अग्रवाल ही वह भारत व्यापारी है जिसने स्टेला के स्टॉक को शॉर्ट किया था। अगर ऐसा हुआ तो शायद यह कुछ अनावश्यक परेशानी पैदा करेगा। निर्देशक के स्तब्ध अविश्वास के बीच दूसरी तरफ से उपाध्यक्ष सुमित ने फिर से गंभीरता से बात की। ठीक है उपाध्यक्ष सुमित, मैं समझ गया, निदेशक ने भावशून्य भाव से कहा। बीप की आवाज आई। तभी निदेशक ने फोन रिसीवर नीचे रखा। लेकिन उसे अभी भी लगा कि यह सब एक कल्पना है। भारत के व्यापारी द्वारा स्टेला के स्टॉक को शॉर्ट करने के लिए 50 गुना लीवरेज का इस्तेमाल करने का मामला, जिसके बारे में व्यापक रूप से अफवाहें फैलाई गई थी, वास्तव में सच था और दूसरा पक्ष कोई शेयर बाजार का दिग्गज नहीं था, बल्कि समाज के निचले तबके का वह आरव अग्रवाल था जो कुछ महीने पहले तक भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक निदेशक अपने वरिष्ठ के भ्रमित और जटिल भाव को देखते हुए वर्दी में अभी अभी आई अधेड़ उम्र की युवती ने झिझकते हुए पूछा। आरव अग्रवाल के खाते के विवरण के बारे में दस्तावेजों का ढेर उसके हाथ में था। उसे नहीं पता था कि उन्हें सौंपना बेहतर होगा या नहीं। मुझे आरव अग्रवाल के खाते में जमा धन का विवरण देखने दो, निदेशक, जिसने प्रतिक्रिया दी थी, ने कहा। ठीक है, यह लो। दस्तावेज लेते हुए निदेशक ने पिछली अवधि में स्टेला के शेयर मूल्य में भारी गिरावट की तारीख के आधार पर उस दस्तावेज के आरंभ और अंत वाले हिस्सों को छोड़ दिया और तारीख के आधार पर जल्दी से फिल्टरिंग पूरी कर ली। इसकी समीक्षा करने के बाद, जैसी कि उम्मीद थी, तारीख मेल खा गई, फंड भी मेल खा गए। इस बिंदु पर निदेशक अपने सिर को हिलाने और कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सके। फिर उन्होंने खाता विवरण दस्तावेज नीचे रख दिया। अपने अधीनस्थों को देखते हुए उन्होंने कहा, आप जांच समाप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ आरव अग्रवाल, जो एक पाक देवता में तब्दील हो गए थे, अभी भी रसोई में व्यस्त थे। जरूरी फोन की घंटी ने उनके खाना पकाने में बाधा डाली। हेलो अनाया, क्या गड़बड़ है? लाओ ये। सेक्रेटरी यान की बेटी सुहासिनी ने मुझे अभी फोन किया और कहा कि वह और उनके पति हमारे परिवार को भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अनाया शाहू ने झिझकते हुए कहा। तो आपका मतलब है उन्हें अगली बार बताएं? आरव अग्रवाल ने इस बारे में सोचा। मना कर देना निश्चित रूप से उचित नहीं होगा। अगर दूसरे लोग होते तो विनम्रता से मना करना ठीक होता, लेकिन दूसरी पार्टी यानली की बेटी है और आरव अग्रवाल, साथ ही पिछली बार हुआ नॉन इंटरनेशनल स्कूल के प्रवेश द्वार पर उनकी गर्मजोशी भरी मित्रता। आरव अग्रवाल को लगा कि दूसरी पार्टी के दयालु निमंत्रण को अस्वीकार करना वाकई मुश्किल था। वह केवल मुस्कुराकर कह सकता था, क्या होगा अगर आप उन्हें आने के लिए कहें? ऐसा हुआ कि मैंने आज बहुत सारी सामग्री खरीद ली है, इसलिए मैं कुछ और व्यंजन बनाऊंगा और वे एक साधारण भोजन के लिए आ सकते हैं। बोलने के बाद उन्होंने फिर कहा, आखिरकार मैंने इन पर काम करते हुए आधा दिन बिताया और यह सभी व्यंजन आपको और आध्या को पसंद है। हम उन्हें ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते।